हेलो फ्रेंड्स, EMRS के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कर रहे थे उसके बाकी के 50 क्वेश्चन आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 51 क्वेश्चन हमने कल एक्सप्लेन कर लिए थे, मीन्स लास्ट लेक्चर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवल बाय हार्पर ली एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ रेशियल इनइक्वालिटी इन द डीप साउथ। क्लियर? तो देखिए, कौन सा नॉवल है हार्पर ली का जो रेशियल इनइक्वालिटी को कहाँ डीप साउथ में बताता है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, टू किल ए मॉकिंग बर्ड, द कैचर इन द राय, इनविजिबल मैन एंड नेटिव सन। तो बात करें हार्पर ली की, देखिए क्वेश्चन यहाँ ये अमेरिकन जो लिटरेचर है उससे लिया गया है। तो हार्पर ली का जो एक बड़ा फेमस नॉवल रहा है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ये एक सक्सेसफुल नॉवल रहा है इस अमेरिकन ऑथर का, जो 1930s में सेट किया गया है। और इसमें एक कैरेक्टर है एटिकस फिंच, एक वाइट लायर है, इसकी एक स्टोरी है। क्लियर फ्रेंड्स? और इसी के साथ साथ एक, चूंकि रेशियल इनइक्वालिटी को बताता है, तो एक अक्यूज्ड ब्लैक मैन है यहाँ पर जिसका नाम है टॉम रॉबिन्सन। तो एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन और आपके तैयार हो गए। पहला 1930s में सेट है, रेशियल इनइक्वालिटी को बता रहा है क्वेश्चन, और यहाँ जो लॉयर है कौन है, एटिकस फिंच, और जो यहाँ अक्यूज्ड ब्लैकमैन है वो है टॉम रॉबिन्सन। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ इनविजिबल मैन? इनविजिबल मैन का ऑथर कौन है? देखिए, एक स्टोरी आपने उसमें अपना CBSE में भी पढ़ी है, इनविजिबल मैन, ग्रिफन की कहानी है। क्लियर? लेकिन वो एक स्टोरी है इनविजिबल मैन, यहाँ पर हम बात नॉवल की कर रहे हैं। तो राल्फ एलिसन, लैंगस्टन ह्यूजेस, माया एंगिलो एंड टोनी मॉरिसन। तो यहाँ जो राल्फ एलिसन है, राल्फ एलिसन का एक नॉवल है इनविजिबल मैन, जो आया था 1952 में। क्लियर? एक ब्लैक मैन की कहानी है, एक जो घूमती है 20 सेंचुरी US के आस इर्द गिर्द, ये कहानी जो है घूमती है। क्लियर फ्रेंड्स? इनविजिबल मैन। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ मॉबी डिक? ऑब्वियसली ये नाम सुना होगा आपने, मोबी डिक। मोबी डिक की सेंट्रल थीम क्या है? द स्ट्रगल फॉर वुमेन्स राइट, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड द क्वेस्ट ऑफ फॉर रिवेंज, द एक्सप्लोरेशन ऑफ द अमेरिकन ड्रीम। तो यहाँ अगर सेंट्रल थीम की बात करें मोबी डिक की, तो है क्वेस्ट फॉर रिवेंज। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, मोबी डिक किसने लिखा है ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड हु रोट द नॉवल लिटिल वुमन? लिटिल वुमन जो है वो किसने लिखा? लुइस मे एल्कॉट, इमिली डिकिंसन, मार्क ट्वेन एंड नैथेनियल हैथॉर्न। क्या है फ्रेंड्स टाइटल? लिटिल वुमन। देखिए, लिटिल वुमन की अगर बात करें तो जो एल्कॉट है, लुइसा मे एल्कॉट, लुइसा मे एल्कॉट का एक लिखा हुआ ये नॉवल है, जो पब्लिश हुआ था 1868। 2 पार्ट्स में आया नोबल, फर्स्ट पार्ट 68 और सेकंड पार्ट आया था 69 में। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच क्लोजिंग फ्रेज इज कॉमनली यूज्ड इन अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर में कौन सा एक कॉमन फ्रेज हम यूज करते हैं? लव एंड योर्स सिंसियरली। तो ऑब्वियसली इजी क्वेश्चन है, राइटिंग स्किल से लिया गया है। जब हम फॉर्मल लेटर को एंड करते हैं तो वहां लिखते हैं योर सिंसियरली। कैन यू यूज एक्सक्लेमेशन मार्क इन ए फॉर्मल लेटर? एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम फॉर्मल लेटर में यूज करते हैं। यस, टू एक्सप्रेस एंथुजियाज्म, नो दे आर जनरली नॉट यूज। तो एक्सक्लेमेशन की बात करें तो जनरली फॉर्मल लेटर में हम इनको यूज नहीं करते।
व्हेन राइटिंग ए मैसेज इट इज़ इसेंशियल टू इंक्लूड, जब आप मैसेज की बात करते हैं, मैसेज को लिखते हैं, तो किसको इंक्लूड करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है? पर्सनल ओपिनियन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट डिटेल्स एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जोक्स एंड ह्यूमर्स। तो भाई अगर मैसेज लिखेंगे पर्सनल, एक मैसेज लिखेंगे तो उसमें ऑब्वियसली जो नेसेसरी डिटेल्स हैं, रेलेवेंट डिटेल्स हैं, नेसेसरी इंफॉर्मेशंस हैं, उनको आप वहाँ देंगे। क्लियर? द मेन पर्पज़ ऑफ मैसेज इज़, मैसेज को राइटिंग का क्या पर्पज़ होता है? शेयर पर्सनल स्टोरीज, प्रोवाइड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेस इमोशन, कन्वे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेट विद समवन। ऑब्वियसली मैसेज लिखा जाता है, किस लिए लिखा जाता है? पर्सनल स्टोरीज आप शेयर नहीं कर रहे, प्रोवाइड डिटेल इंस्ट्रक्शन आप मैसेज के माध्यम से नहीं दे रहे, एक्सप्रेस इमोशन, कन्वे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद समवन, इंफॉर्मेशन पास करनी है, किसी से कम्युनिकेट करना है, तब आप इसको लिखते हैं। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय के.की.एन. दारूवाला? के.की.एन. दारूवाला का कौन सा वर्क नहीं है? द कीपर्स ऑफ द डेड, फायर अल्टर, लैंड्स एंड मिडनाइट चिल्ड्रन। ऑब्वियसली सीधा सा इजी क्वेश्चन है, मिडनाइट चिल्ड्रन दारूवाला का वर्क नहीं है। क्लियर? और किसका है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। के.की.एन. दारूवाला's पोएम क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज सेट इन विच इंडियन स्टेट्स? क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो है वो सेट कहाँ है? मणिपुर, असम, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। तो मेरे विचार से क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो है ये मणिपुर में सेट है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच प्रेस्टिजियस अवार्ड वॉज कन्फर्ड अपॉन? देखिए एक क्वेश्चन यहाँ आपका बन जाता है, कन्फर्ड के बाद क्या प्रोपोजिशन आप यूज़ करते हैं? कहीं भी कन्फर्ड आ जाता है तो अपॉन का आप यूज़ करते हैं। क्लियर? प्रदान की गई। खुशवंत सिंह बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खुशवंत सिंह को कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो दिया गया? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो खुशवंत सिंह को पद्म भूषण जो है, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण दिया गया था मेरे विचार से। भारत रत्न नहीं था, साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं था, तो पद्म भूषण पे आप आइए, पद्म भूषण इनको दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं। विच लिटरेरी ऑनर डिड खुशवंत सिंह रिटर्न? ओके, किसको रिटर्न कर दिया था इन्होंने? ऑब्वियसली देखिए पद्म भूषण को इन्होंने रिटर्न कर दिया था, और रिटर्न इनको कब किया था? ये मेरे विचार से 1974 में इनको दिया गया था, लेकिन इन्होंने 10 साल के बाद इसको लौटा दिया था। गोल्डन टेम्पल में जब सीज किया था भारत सरकार ने, तो उसके प्रोटेस्ट में इन्होंने 1984 में इसको लौटा दिया था। और वो सीजिंग में शायद जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन ब्लू स्टार था, इंदिरा गांधी के टाइम की बात है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खुशवंत सिंह वॉज अ मेंबर ऑफ विच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर? ओके, विच कार्डर मीन्स कौन से कार्डर के ये एक मेंबर थे? पंजाब कार्डर से, महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। ऑब्वियसली पंजाब कार्डर से ये एक मेंबर थे आईएएस। क्लियर? ओके, कई क्वेश्चन इसमें खुशवंत सिंह के आ गए, 3-4। विच इंडियन स्टेट हिस्ट्री इज प्राइमरली एक्सप्लोर्ड इन खुशवंत सिंह नॉवल अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स? ओके, हिस्ट्री ऑफ सिक्स में कौन से स्टेट की इन्होंने जो है किस स्टेट को एक्सप्लोर किया है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ऑब्वियसली पंजाब की बात हो रही होगी यहाँ, तो आप एक बार गैस भी कर सकते हैं अगर नहीं भी क्वेश्चन आपको पता है तो। चलिए, व्हाट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ यूजिंग रिटॉरिकल डिवाइसेस इन स्पीच? एक स्पीच में रिटॉरिकल डिवाइसेस जो हैं उनको यूज़ करने का क्या इम्पोर्टेंस होता है? टू कन्फ्यूज द ऑडियंस, टू एंटरटेन द ऑडियंस, टू एनहेंस परसुएशन एंड एंगेजमेंट, टू शोकेस योर वोकब।
भाई रिट्रिकल डिवाइस अगर आ रही है स्पीच में तो ऑब्वियसली आप इंगेजमेंट को, परसुएशन को आप एनहेंस कर रहे हैं। ओके, कंफ्यूज आप नहीं कर रहे हैं किसी को। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन स्पीच। एक स्पीच में इनमें से किसको अवॉइड किया जाना चाहिए? आई कांटेक्ट, ओके, नहीं रखना चाहिए। स्पीकिंग टू फास्ट, स्पीच में बहुत ज़्यादा क्यों बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, यानी ये वाला नहीं होना चाहिए। यूज ऑफ जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं स्पीच में होती है। इमोशनल अपील में भी, तो ये चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ स्पीकिंग टू फास्ट को आपको अवॉइड करना चाहिए, नेगेटिव चीज़ होती है किसी स्पीच के लिए। What is the purpose of the body paragraphs in a debate writing? डिबेट राइटिंग में जब आप बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका क्या पर्पस होता है? टू प्रोवाइड एविडेंस, टू समराइज अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, टू रिपीट द इंट्रोडक्शन। बॉडी पैराग्राफ डिबेट में जो होता है वो एविडेंस प्रोवाइड करने के पर्पस से होता है। हाउ शुड एविडेंस बी प्रेजेंटेड इन ए डिबेट राइटिंग? एविडेंस जो है वो कैसे प्रदान करने चाहिए डिबेट राइटिंग में? इन लॉन्ग पैराग्राफ्स विदाउट साइटेशन, इन शॉर्ट कंसाइज स्टेटमेंट, इन बुलेट पॉइंट्स। भाई अगर आप बात एविडेंस की कर रहे हैं तो इन शॉर्ट में आप जाइए मेरे विचार से। क्लियर? व्हाट डज द टर्म पोस्टेज स्टैम्प रेफर टू? पोस्टेज स्टैम्प जो है टर्म वो किसको बताता है? अ मार्क इंडिकेटिंग द सेंडर्स एड्रेस, द पेमेंट मेड टू सेंड अ पोस्ट कार्ड, एन एम्बलम रिप्रेजेंटिंग द पोस्ट ऑफिस, अ सील फॉर सिक्योरिंग द पोस्ट कार्ड। पोस्टेज स्टैम्प किसको कहा जाता है? पेमेंट मेड टू सेंड अ पोस्ट कार्ड। एक पोस्ट कार्ड को भेजने के लिए जो पेमेंट आप करते हैं, इट इज़ कॉल्ड पोस्टेज स्टैम्प। क्लियर? What is the purpose of including a return address on a postcard? एक पोस्ट कार्ड पे जो रिटर्न एड्रेस होता है उसका क्या पर्पस होता है? To indicate the recipient address, to distinguish the sender's address from the recipient, to ensure the safe return of the postcard if undelivered, to include an additional message for the recipient. Obviously अगर किसी पोस्ट कार्ड पे, किसी लेटर पे रिटर्न एड्रेस होता है तो वो इसी कंडीशन में होता है कि भाई अगर वहाँ वो ना पहुँचे तो आप सेफली वो क्या है, अनडिलीवर्ड की कंडीशन में वो रिटर्न हो जाए। क्लियर? चलिए, वॉट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू ग्रैब अटेंशन विद ए पोस्टर हेडलाइन? पोस्टर हेडलाइन के लिए कौन सा एक इफेक्टिव वे नहीं है? यूजिंग बोल्ड एंड लार्ज फॉन्ट्स, यूजिंग ए रेट्रिकल क्वेश्चन, यूजिंग ए सबटल फॉन्ट कलर एंड यूजिंग ए कैची फ्रेज। किसके लिए फ्रेंड्स? पोस्टर हेडिंग के लिए कौन सा तरीका नहीं है जो नॉट एन इफेक्टिव वे टू ग्रैब अटेंशन? ओके, यूजिंग बोल्ड एंड लार्ज फॉन्ट्स, ओबियसली अगर पोस्टर में है बोल्ड फॉन्ट से लार्ज है तो कैची होता है। रिट्रिकल क्वेश्चन भी कैची होता है। सबटल, यूजिंग ए सबटल फॉन्ट कलर, कोई माइन्यूट फॉन्ट कलर नहीं। यूजिंग ए कैची फ्रेज, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो गया क्या? इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव वे। सबटल फॉन्ट कलर ये इफेक्टिव वे नहीं है। Which element should be the focal point of a poster? Focal point of a poster। एक पोस्टर में कौन सा एलिमेंट होता है वो फोकल पॉइंट होता है? टेक्स्ट, इमेज, बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर। एक पोस्टर की अगर बात करते हैं तो फोकस किससे ज़्यादा मिलता है? फोकल पॉइंट। तो मेरे विचार से पोस्टर में अगर आपने कोई इमेज डाल दी तो ज़्यादा फोकस हो जाता है इमेज पे, सीधा कैची हो जाती है कोई इमेज, ज़्यादा ध्यान जाता है। शाहज करियर बिगन एज शाह ने अपना करियर कैसे शुरू किया था? पॉलिटिशियन, प्लेराइट, पेंटर, जर्नलिस्ट। शाह जीबी शाह एक रिपोर्टर के रूप में उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी। क्लियर? जर्नलिस्ट के रूप में किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द शाहज मोस्ट फेमस प्ले? शाह का कौन सा इज वन ऑफ शाहज मोस्ट फेमस प्लेज, कौन सा फेमस प्ले शाह का रहा है? प्राइड एंड प्रेजुडिस, वॉर एंड पीस, पिग्मलियन और मॉबी डिक। तो भाई पिग्मलियन था शाह का।
कब आया था, ये क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट से कमेंट करिएगा। When did Sylvia Plath commit suicide? सिल्विया प्लाथ ने कब सुसाइड किया? 62, 3, 4, 5। सिल्विया प्लाथ किससे मैरिड थी, किससे शादी हुई थी? फटाफट बता दीजिए इसको भी। और चलिए, कमिटमेंट जो कमिट सुसाइड की डेट है वो 1963 थी। 63 में सुसाइड इन्होंने कर लिया था। ह्यूजेस हेल्ड विच प्रेस्टिजियस पोजीशन? ह्यूजेस की कौन सी प्रेस्टिजियस पोजीशन पे वो रहे हैं? फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, ऑक्सफोर्ड डॉन, पोएट लारेट एंड रेड ब्रिक स्कॉलर। तो भाई ये रहे हैं पोएट लारेट। हु इज़ नोन फॉर देयर मेमोयर द हैप्पीएस्ट रिफ्यूजी? ओके, देखिए हैप्पीएस्ट रिफ्यूजी जो है एक क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से आ गया ओबियसली, कहीं ना कहीं, क्योंकि वर्ल्ड लिटरेचर की बात है यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से क्वेश्चन हैप्पीएस्ट रिफ्यूजी किसका वर्क रहा है आपके लिए? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। आर्डू और डेविड मेलोफ और एलेक्सिस राइट और मैल्कम टर्नबुल। तो देखिए बात करूँ अगर मैं, तो आनाडू का ये वर्क रहा है हैप्पीएस्ट रिफ्यूज। एक लव कॉमेडियन जो है ये कहे जाते हैं आडू। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हु इज़ नोन फॉर देयर बुक द ड्रेस मेकर? ये भी आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्लियर? एक ये ड्रेस मेकर की बात करें, एक गॉथिक नॉवल ये रहा है, एक ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से है ये क्वेश्चन भी आपका। मैडलीन सेंट जॉन, कीट मॉर्टन और हैना केंट और रोजली हैम। तो अगर हम बात करें ड्रेस मेकर की, तो ड्रेस मेकर जो रहा है ये रोजली हैम का लिखा हुआ ये वर्क है। और हैम का खास बात ये है कि डेब्यू नॉवल है। स्टोरी 1950 में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन एक टाउन में सेट की गई है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच अदर फेमस लिटरेरी फिगर वॉज अ फ्रेंड ऑफ हैथॉर्न? कौन सा ऑथर इनमें से क्या था अ फ्रेंड ऑफ हैथॉर्न? हैथॉर्न का मित्र था। थॉरू, मार्क ट्वेन, एडगर एलन पो एंड आर राल्फ वॉल्डो एमरसन। अगर हथॉर्न की बात करें तो हथॉर्न की दोस्ती थी भाई, किससे थी? बता दीजिए फटाफट। चलिए मैं बता देता हूँ, एमरसन से, राल्फ वॉल्डो एमरसन से। आर के नारायण, ओके, इंडियन राइटिंग से क्वेश्चन। आर के नारायण राइटिंग इज नॉन फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स एंड intrigue, plot twist, dense philosophical themes, simple and humorous style, surreal and fantastical element। भाई अगर नारायण के स्टाइल की बात करें तो देखिए कॉम्प्लेक्स नहीं था, फिलोसॉफिकल थीम भी नहीं कह सकते आप, सिंपल ह्यूमरस, हाँ बिल्कुल सिंपल था, सरियल एंड फंटेस्टिकल एलिमेंट्स नहीं। तो ह्यूमरस स्टाइल जरूर इनका रहा है, सिंपल एंड ह्यूमरस पर आप टिक कीजिएगा मेरे विचार से। आर के नारायण's novel द वेंडर्स ऑफ स्वीट एक्सप्लोर्स द जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन a ट्रेडिशनल स्वीट वेंडर एंड हिज। किसकी कहानी है वेंडर ऑफ स्वीट्स? कहीं ना कहीं इसमें देखिए बाप बेटे की कहानी है, मैं बता दूं। और एक जो ट्रेडिशनल स्वीट वेंडर था और उसका बेटा, उनका एक कहीं ना कहीं जो जनरेशन का गैप होता है उसको यहाँ ऑथर बताते हैं। तो बाप बेटा, तो सन पे आप यहाँ आइए। और हीरो कौन था इसका, एक बार आपके लिए क्वेश्चन। विक्रम सेठ इज नोन फॉर हिज राइटिंग इन विच लैंग्वेज? विक्रम सेठ किस लैंग्वेज में लिखा इन्होंने, किस लैंग्वेज से जाने जाते हैं? हिंदी, इंग्लिश, बंगाली एंड तमिल। तो विक्रम सेठ भाई इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश ही। विच इंग्लिश इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट डज विक्रम सेठ प्ले प्रोफिशिएंटली? किस इंस्ट्रूमेंट को प्रोफिशिएंटली वो प्ले करते थे? सितार, तबला, वीणा, फ्लूट। तो ओबियसली करते थे, क्या करते हैं,
सितार ये प्ले किया करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट अ प्ले रिटन बाय लॉर्ड बायरन? लॉर्ड बायरन का एक प्ले नहीं है केन, मैनफ्रेड, गायोर एंड टू फॉस्कैरी। तो गायोर की बात करें, गायोर जो है इनकी एक पोयम है, किसकी? लॉर्ड बायरन की। ये एक प्ले नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सॉरी टू से बट इट इज़ मिसिंग 86। ये कहीं ना कहीं सिस्टम से जब ये क्वेश्चन जनरेट होते हैं वहीं एक आधा क्वेश्चन मिस हो जाता है। ओके, कॉलरिज वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ विच लिटरेरी मूवमेंट? कॉलरिज की बात करें, कौन से लिटरेरी मूवमेंट के फाउंडर थे? रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, मॉडर्निज्म एंड रेनेसां। तो कॉलरिज फिर रोमांटिक पोएट थे, ओबियसली रोमांटिसिज्म जो एक मूवमेंट होगा उनका। कॉलेज वॉज ए क्लोज फ्रेंड एंड कोलैबोरेटर ऑफ विच पोएट? किसके क्लोज फ्रेंड थे? कोलैबोरेटर किसके थे? शेक्सपियर, शैली, मिल्टन एंड वर्ड्सवर्थ। तो कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ। ये भी इजी क्वेश्चन आपके लिए, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए। हु इज़ द नाइजीरियन ऑथर हु रोट द नॉवल हाफ ऑफ ए येलो सन? हाफ ऑफ अ येलो सन किसका लिखा हुआ है? देखिए बात करूँ मैं तो ये जो नॉवल आया था, थोड़ा सा बता दूं, 2006 में आया और बायफ्रान वार की ये स्टोरी बताता है। क्लियर? एक कैरेक्टर है यहाँ पे, क्या? ओलाना। दूसरा कैरेक्टर है UGWU, युगवू। एंड तीसरा कैरेक्टर है रिचर्ड। ये 3 कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं। इन कैरेक्टर्स के माध्यम से वार की स्टोरी ये नॉवल जो है बताता है। और क्वेश्चन है, एक नाइजीरियन ऑथर रहे हैं और ऑथर का जो नाम है वो है क्या? चिमनानंद नगोजी अडिची। इनका लिखा हुआ ये नॉवल है। क्लियर फ्रेंड्स? आगे क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल पर्पल हिबिस्कस? पर्पल हिबिस्कस के ऑथर कौन रहे हैं? देखिए बात अगर करें पर्पल हिबिस्कस के, तो एक नॉवल, ये भी नाइजीरियन ऑथर थे एक, और कौन थे? चिमनानंद नगोजी अडिची। इन्हीं का लिखा हुआ ये वर्क है। जिन्होंने येलो सन लिखा उन्होंने ही पर्पल हिबिस्कस जो है वो लिखा था। क्लियर? और ये पर्पल हिबिस्कस की अगर बात करें तो ये इनका एक डेब्यू नॉवल रहा जो 2003 में, यानी 20 साल पहले अब से पब्लिश हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय नथेनियल हैथॉर्न? नथेनियल हैथॉर्न ने कौन सा वर्क नहीं लिखा? ओके, द हाउस ऑफ द सेवन गैवल, द ब्लाइथडेल रोमांस, द एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन एंड यंग गुडमैन ब्राउन। तो देखिए एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन ये इनका वर्क नहीं है। किसका वर्क है? बता दीजिए, पता हो। नहीं पता हो तो चलिए मैं लिख दूं, मार्क ट्वेन का। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, मार्क ट्वेन जो है इनका रियल नेम, ये तो पेन नेम है जो मैंने बताया आपको, इनका रियल नेम क्या था? ये आपके लिए क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। 92, हैथॉर्न्स राइटिंग स्टाइल इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड एज? इनके राइटिंग स्टाइल को प्राय क्या कहा जाता है? रोमांटिक, रियलिस्टिक, सररियल एंड गॉथिक। तो हैथॉर्न का राइटिंग स्टाइल कैसा रहा है? ये गॉथिक स्टाइल इनका जो है वो रहा है। इमिली डिकिंसन वॉज बॉर्न इन विच ईयर? डिकिंसन कब पैदा हुई? भाई जन्म मरण तो आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए जन्म में बता देता हूँ, मरण आप बता दीजिए। डेथ कब हुई थी इनकी? आपके लिए क्वेश्चन 90, 30, 40, 50, 60, 80। तो 30 में ये बर्थ हुआ इमिली एलिजाबेथ डिकिंसन। कहाँ हुआ था? एमहर्ट में, मैसाचुसेट्स में। मैसाचुसेट्स, MASSA, मासा, CHU
SETTS, मैसाचुसेट्स। स्पेलिंग याद कराई थी, आपको याद हो तो। डेथ कब हुई, ये क्वेश्चन आपके लिए। ओके। डिकिंसन पोएट्री इज ऑफन करेक्टराइज्ड एज, डिकिंसन की पोएट्री कैसे करेक्टराइज की जाती है प्राय? रोमांटिक, रियलिस्टिक, सिंबॉलिस्ट एंड मॉडर्निस्ट। देखिए, डिकिंसन की पोएट्री को अगर कहें हम तो इनकी पोएट्री एक सिंबॉलिस्ट पोएट्री जो है वो कही जाती है। मिलर्स प्ले डेथ ऑफ ए सेल्समैन वॉन विच प्रेस्टिजियस अवार्ड? ऑर्थर मिलर का प्ले रहा है और इसको क्या प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो मिला? पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा, टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले, एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो डेथ ऑफ ए सेल्समैन को मिला था फ्रेंड्स पुलित्जर प्राइज ड्रामा कैटेगरी में, और 1949 में पुलित्जर मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्ले रिटन बाय ऑर्थर मिलर? कौन सा प्ले ऑर्थर मिलर का लिखा हुआ नॉट अ प्ले, ओके, नहीं है? A stretcher named Desire, The Prize, The Misfits, A View from the Bridge। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी आपके लिए। चलिए मैं बता दूं आपको, जो स्ट्रीट कार, स्ट्रेचियर पढ़ रहा हूँ मैं, स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर, ये इनका वर्क नहीं है, एक प्ले है ये, टेनेसी विलियम्स का लिखा हुआ। क्या? टेनेसी विलियम्स। क्लियर? चलिए, अनीता देसाई के लिए क्वेश्चन। अनीता देसाई वो शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज हाउ मेनी टाइम्स? वेरी इजी क्वेश्चन, 1 2 3 4, 3 टाइम्स ये शॉर्ट लिस्ट हुई। फटाफट ईयर मुझे बता दीजिएगा या वर्क बता दीजिएगा, किस किस वर्क के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई थी। इन विच ईयर वॉज देसाई शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज फॉर द नॉवल फास्टिंग फीस्टिंग? एक तो यहीं आ गया, लीजिए अगला क्वेश्चन। फास्टिंग फीस्टिंग के लिए कब ये शॉर्ट लिस्ट हुई बुकर प्राइज के लिए? 91 3 7 99, तो ओबियसली 99 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। द जैज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस एंड हेडोनिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद द वर्क्स ऑफ विच ऑथर्स? जैज एज किससे संबंधित है? फिट्जराल्ड, सालिंगर, कैरोक। तो जैज एज की बात करें, ये एसोसिएटेड रही है फिट्जराल्ड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल बिलवेड विच डील्स विद थीम्स ऑफ स्लेवरी एंड इट्स आफ्टरमैथ? स्लेवरी और उसके परिणाम को ये बताता है वर्क, किसका लिखा हुआ वर्क है? टॉनी मॉरिसन, फॉकनर, रॉथ एंड बेलो, सॉल बेलो। तो देखिए, बात करें अगर बिलवेड की, एक नोवेल अमेरिकन ऑथर रहे हैं, अमेरिकन नोवेलिस्ट टोनी मॉरिसन का लिखा हुआ, और 1987 में ये वर्क आया। अमेरिकन सिविल वॉर में ये सेट है और एक डिसफंक्शनल फैमिली की ये कहानी बताता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ हमने जो 50 क्वेश्चन किए, इनमें आपका स्कोर क्या रहा? मेक एन ऑनेस्ट कमेंट। और डेफिनेटली इनसे आपको बेनिफिट हो रहा होगा इन एमसीक्यूज से। बहुत सारे एमसीक्यूज आपको एग्जाम में भी मिलेंगे इनमें से। और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है और अधिक प्रैक्टिस के लिए वहाँ आप स्विच ऑन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और हाँ, अभी फैमिली हमारी जल्दी से 100K की तरफ बढ़ रही है और उसको और स्पीडली आप बूस्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे और 50 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।